गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे अंसार राजू प्रकाशन, आप लोगों को पता ही है। तो हम लोग सेट 1 2021 का ही कर रहे थे, 822 HJ। ठीक, अब देखो यहां तक हम लोगों ने किया था कि पहला खंड और दूसरा खत्म हो गया था। आज हम तीसरे से करते हैं। ठीक है, तो देखो तीसरे से जो पहला सवाल कह रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को जानना क्या है, ध्यान से समझो। हम मान लेते हैं इसके मूल अल्फा और बीटा हैं या ए और बी हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो देखो एक फार्मूला होता है, माना मूल अल्फा व बीटा है, कुछ भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो देखो, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी का मतलब बी की वैल्यू ये है, मतलब होता है माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू -7 है तो ये माइनस बी है, तो ये हो जाएगा +7, और ए की वैल्यू 1 है तो 1 बटे में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग। आगे हम लोग बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी की वैल्यू कितना है, 12 है, ए की वैल्यू 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इसका था वैसे इसका है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। देखो यही मूल है, मूलों का अगर व्युत्क्रम करते हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। अगर आप इन लोगों को दो, थोड़ा सा चमक रहा है, एडजस्ट करना, ये 1/अल्फा लिखा है, लिखोगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, नीचे हो जाएगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा। वैसे आइए बीटा प्लस अल्फा आएगा, लेकिन चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो, क्योंकि बीटा एक कम बीटा, अल्फा एक कम अल्फा, बीटा प्लस अल्फा तो जोड़ है भैया ना। चाहे अल्फा प्लस बीटा आप करो चाहे बीटा प्लस अल्फा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है, यही आपका आंसर हो जाएगा 7/12। क्या हो जाएगा, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल जो होगा हमारा निकल के आएगा, वो क्या होगा बच्चा लोग, 7/12 हो जाएगा। ठीक है, लगे रहो मेहनत से, ठीक है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो रंग लाएगा भैया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर रात के बाद क्या होता है, सवेरा होता है, सूर्य चमकता है ना, तो आपको कठिनाई करना पड़ेगा, रात झेलना पड़ेगा, तभी तो सूरज से मुलाकात होगा। तो यहां पे जब आप मेहनत करोगे अच्छे से बच्चा लोग, तभी आप क्या करो, आगे जाकर आपका भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत मायने रखता है आपके जिंदगी में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, अब ये सवाल हो गया, देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, तो अब सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगर आप लोगों को हो सके तो आप लोग आंसर ले लो राजू प्रकाशन का, और नहीं है आपके पास तो देखो मैं पहले से ही आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखो यहां से पूरा 3 है ये ना, तो 3 से लेकर के यहां तक मैं आपको दिखा दिया पूरा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग। ओके, अब आओ हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा कि अभाज्य गुणनखंडविद द्वारा, अगर नहीं ले पा लिख लो कि अभाज्य गुणनखंडविद द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर देखा जाएगा 96, तो 96 का आप गुणनखंड कर लो। देखो 96 यही तो है बच्चा लोग। तो देखो 2 से काटोगे 48 आएगा, 2 से काटोगे 24 आएगा, 2 से काटोगे 12, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1, मतलब कितने 2 हैं, 5 2, तो 2 की पावर 5 गुणे 3, तो 2 और 3 तो अभाज्य है ना। इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं कि हम और कोई संख्या लिए हैं। या आप यही चीज को क्या ले सकते हो, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 पंचे, सॉरी 2 दूना 4, 16 दूनी 32, 96 हो गया।
इसी प्रकार से कितना हो जाएगा आपका 404 है बच्चा लोग, तो ये कितना हो जाएगा 2 से कटेगा तो 202 गुणे 2 और गुणे 101 हो जाएगा। ठीक, 101 हो जाएगा, 2 गुणे 2 4, ठीक है, 101 में गुणा 404। इसके बाद क्योंकि 101 किसी से कटने वाला नहीं है बच्चा, आप वैसे भी निकाल सकते हो, आप लोग समझदार हो, तो 96 और 404 का जो आपका HCF होगा, क्या होगा, HCF होगा, वो जो दोनों में कॉमन हो वही तो HCF होता है। तो यही है, मतलब 2 गुणे 2 इज इक्वल टू कितना HCF है, 4 है। तो इसका भी आंसर आपका कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसके बाद हम मिटा दें। तो कोई भी दिक्कत हो आप संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप मेहनत करो बच्चा लोग। ओके, अब देखो अगला क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। लंब वृत्तीय शंकु ऐसे है, ये लंब वृत्तीय आपका क्या है, शंकु है। कह रहा है कि शंकु के आधार का व्यास, मतलब ये चीज व्यास पूरा है, व्यास को पूरा कहते हैं 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आप डी से डिनोट कर सकते हो, डी फॉर डायमीटर होता है। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि तथा तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये 13.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, देखो ये इसका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखना संपूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखो आप यहां से निकाल लो, ये एल बराबर, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं, 13.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखो डी इक्वल टू दिया 21 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 21/2, क्योंकि जो त्रिज्या होता है बच्चा लोग वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वो होता है पाई आर और कोष्टक में एल प्लस आर होता है। ठीक, ये इसका सूत्र होता है, याद तो करना ही पड़ेगा। अब देखो ये हो जाएगा आपका 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 21/2, यल की वैल्यू 13.5 प्लस ये हो जाएगा 21/2। ध्यान से समझना, ये कैंसिल हो गया, बचा 11, ये हो जाएगा 11 गुणे 21 करोगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 22 एक 23, 231 बटा कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 7 हो जाएगा। कर भी सकते हो, 11 एकम 11 के 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 एक 23। देखो इसको अगर काटते हो तो ये 13.5 प्लस 10.5 हो जाएगा, 21 का आधा कितना होगा, इतना, तो 13 10 33 एक हो जाएगा, कितना भैया, देखो आप क्या कर लोगे, इन दोनों को 13 10 23 एक 24 हो जाएगा। आप क्या कर लोगे, इन सबको जोड़ लोगे। ठीक, तो देखो आप चाहते तो यहां भी काट सकते, थोड़ा सा आप यहां ही काट दो, 7 3 21, तो 11 3 33। ठीक, अब बचा क्या, इसको जोड़ो, 13 10 23 एक 24, 13.5 और 10.5, 33 गुणे कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 24 हो जाएगा। और ये होता है 24 3 72 के 2 और 24 3 72 और 72 7 79 होता है, मतलब 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी कट जाता, लेकिन आप ये और आसान है, 7 3 21 और 2 से काटे 11, 11 3 33 आ गया। और देखो 13.5 21/2 का आधा 10.5 होता है, मतलब 21 का आधा 10.5। और क्या करोगे, अगर दोनों को आप जोड़ते हो तो क्या आ जाएगा आपका, जोड़ने के बाद 24 आएगा, और 24 गुणे 33 करोगे तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा लोग, आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है
देखो चित्र भी दिया है, तो देखो कह रहा है कि पी एस, बहुत ध्यान से समझना, एस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर, ये दिया है, क्या है, दिया है। और कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये भी दिया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग चित्र बना देते हैं एक, थोड़ा सा ऊपर। ये आपका चित्र दिया गया है, हमें सिद्ध करना है, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं, मतलब अगर इस भुजा मतलब पी क्यू बराबर क्या कर ले हम लोग, पी आर कर दे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा बच्चा लोग कि समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है, दो भुजाएं जो होती है समान क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। ठीक, तो देखो ध्यान से समझना, आपको पता है यहां से हल या उत्पत्ति लिख सकते हो हल में कि पी एस अपान एस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर। आप इसको समीकरण एक मान लेना। ठीक है, ये आपको दिया है। अब आप लोग पढ़े होंगे अगर क्लासों में, तो एक बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, कि यदि क्या हो, ये भुजा, ये यस लिखा है आपका, ये भुजा इसके बटे में, ये भुजा इसके बटे में अनुपात में हो, तो ये क्या होते हैं, समांतर होते हैं। और यदि ये समांतर है तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होती, इस तरीके से होती है बीपीटी थ्योरम से। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि आपका हो जाएगा एस टी समांतर हो जाएगा आपके क्यू आर के, किससे, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़ाए गए होंगे, क्योंकि ये चीज हमें ज्ञात है। क्या है, ज्ञात है। अगर ये चीज मुझे पता है, इसका मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे के ये रेखा समांतर होंगे। अब बच्चा लोग आप जानते हो कि यदि ऐसे एक दो रेखा समांतर होती है, एक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी एस टी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कर दो। अब देखो यहां पे पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, यहां पे पी एस टी पी क्यू आर के बराबर, मतलब ये इस कोण के बराबर था, और यहां से पता चल रहा है कि ये इसके भी बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से पता चल रहा है कि जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के भी क्या है, बराबर है। तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, फिर से एक बार समझ लो, देखो पीएसटी के बराबर ये भी है, पीएसटी के बराबर ये भी है, अर्थात ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे त्रिभुज क्या होगा, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, मतलब ये कोण इसके क्या है, बराबर है। और आप लोग जानते हो यदि किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती हैं। इसलिए क्या करोगे, बोलोगे कि पी क्यू बराबर यस पी आर। ठीक है, तो सम्मुख, एक देखो सम्मुख कोण किसके, त्रिभुज, ऐसे लिख देना बच्चा लोग ना कि त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा होती है। ठीक है, ये रूल है, आपको पता भी होगा कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर उनके सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा बराबर होता है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसलिए आप कह सकते हो, यहां पे लिख सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है,
एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, ये आप कह सकते हो। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बच्चा लोग, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हो गई तो उसके सम्मुख भी क्या होते हैं? बराबर हो गए। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो ये तो चार खत्म हो गए। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। करा कि यदि cos a बराबर √3/2, करा कि cos a बराबर √3/2, तो ये क्वेश्चन ही दिया है, यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा लोग ध्यान से समझना, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखो cos a बराबर √3/2, तो cos a बराबर इसको लिख सकते हो cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। ठीक बच्चा लोग, तो a बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक, तो भैया ये लिखा है साइन 2a, तो लिख सकते हो इसे साइन 2 गुणे 30 हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो इसका भी आंसर क्या होगा? √3/2 ही आएगा। मतलब जो cos a की वैल्यू होती है वही cosine 2a की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या रहा है कि दर्शाइए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं, कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या। क्या है बच्चा लोग? परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा 3√2 बराबर हो जाएगा p/q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय है तो p/q के रूप में होगा। ठीक है, तो देखो और कह देना कि जहां p और q क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा √2 बराबर p/3 को इधर भेज दो, हो जाएगा बच्चा लोग 3q हो जाएगा। अब देखो ये p/q/3 ये आपको दिख रहा है कि परिमेय है। तो देखो कहोगे समीकरण 1 मान लो, फिर यहां से लिख दोगे कि p/3q परिमेय संख्या है। आपको पता भी है ये क्या है? परिमेय संख्या है। समीकरण 2 कहोगे समीकरण 2 से या परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से, कहने का मतलब समझो सेंस क्या कह रहा है कि दो, अगर ये हम दो मान लिए परिमेय है। अब देखो √2 लेकिन क्या है? अपरिमेय। इधर से देखो तो ये परिमेय, ये अपरिमेय। तो अगर परिमेय के बराबर ये है तो परिमेय, इधर से अपरिमेय के बराबर ये है तो अपरिमेय होगा। ठीक, तो आप लोग क्या समीकरण 2 से या परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से या संख्या है। अतः 3√2 एक और समीकरण 2 से यह मत लीजिए, समीकरण 2 से √2 परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 ही तो इसके बराबर था, और ये परिमेय तो ये भी परिमेय ही होगा। लेकिन समीकरण 1 से यह परिमेय नहीं है, क्योंकि ये √2 है और √2 परिमेय नहीं है, हम लोग सिद्ध किए हैं। तो √2 परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से यह परिमेय संख्या अर्थात √2 अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय है, संख्या है,
अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर कह सकते हो एक लिखना है यहाँ पे, एक अपरिमेय संख्या है, या कह सकते हो आप बच्चा लोग कि हमारी गणितीय अवधारणा क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, बाकी वैसे सिद्ध करना होता √5 √3 √2 को सिद्ध करना होता ना, तो हम काफी समय लगता है, काफी बड़ा लगता है, लेकिन इसको ऐसे ही कर दो कि पूरा नंबर आपको मिलेगा। ओके, अगला सवाल, खा के बाद इसका है गा नंबर, बड़ा प्यारा सवाल है। कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, ध्यान देना सवाल मैं लिखूंगा नहीं, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु है तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी सभी, तो ए बी सी, ठीक, समबाहु त्रिभुज होगी, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो, तो देखो ये है इसका शीर्ष लंब, इसका शीर्ष लंब ये है, और इसका शीर्ष लंब ये है, मतलब सभी यहाँ पे आएगा, ऐसे है, तो सब जगह पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि शीर्ष लंब है। और कभी भी ध्यान देना, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसके शीर्ष लंब भुजा को मध्य भाग में काटते हैं, विभाजित करते हैं। अर्थात मान लेते हैं ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। ठीक है, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये दिया गया है बच्चा लोग, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज है तो ये क्या है, इसके तीनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, त्रिभुज है, ठीक है, तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 2a है। ठीक, अब देखो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम भैया सबसे पहले कहेंगे कि BC बराबर कितना दिया है, 2a दिया है, तो BD बराबर हो जाएगा BC/2, मतलब जो BD होगा ये D BC के बीच में है, अर्थात BC की लंबाई का क्या होगा, आधा होगा, तो BC की लंबाई का क्या है, आधा है। ठीक है, कुछ लिख देना कि समबाहु, ठीक है, के शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब भुजा को समद्विभाजित करते हैं, भुजा को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर भुजा को समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये हो जाएगा BD बराबर आपका हो जाएगा BC की वैल्यू 2a/2, कैंसिल कितना आ गया, a आ गया। अब इसकी वैल्यू a आ गया, अगर हम देखें ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो कहेंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AB है, मतलब AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, हमें निकालना है AD, तो AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, क्योंकि AD वही है, BD को इधर ले आए तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो गया। देखो आप लोग सोच रहे हैं ये तो वहीं पे लिखा है, नहीं, ये AD अपने स्थान पे है, इनको उठा के उधर कर दिए, ये मतलब वही है, इनको उठा के यहां ले आए, माइनस में आ गए। ठीक, तो देखो AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB की वैल्यू कितना है, 2a, तो 2a का हो जाएगा स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर हो जाएगा। AD बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखा जाए तो हो जाएगा 4a स्क्वायर से a स्क्वायर जाएगा 3a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर का मतलब a 2 बार है, और वर्गमूल पे क्या होता है, वर्गमूल अगर निकलता है तो 2 पे 1 का जोड़ा बनता है, तो 1 a बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना, √3। लिख सकते हो, मात्रक भी लिख सकते हो क्योंकि ये लंबाई है। ठीक है,
तो ये आपका इसका भी आंसर हो गया। ओके, आप यहाँ पे घबराना मत, क्योंकि आप यहाँ भी हल ऐसे भी रख करके यहीं पे कर सकते थे, पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो कह रहा है कि जिसका आधार 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ए बी बराबर हमने क्या मान ले लिया 8 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, यहां नहीं, यहां बना देता हूं थोड़ा सा इधर। तो देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, ये आपका है ए बी, हम ले लिए इसको 8 सेंटीमीटर, ध्यान देना। तो कह रहा है कि हमें ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर और होनी चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप जो रचना भी मैं साथ साथ बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, फिर आपके पास प्रकार होगा, हम प्रकार से कहेंगे कि आधे से अधिक दूरी लेकर, इसी रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी लेकर एक ऊपर चाप मारा और एक नीचे चाप, मतलब आधे से अधिक दूरी लेकर एक ऊपर नीचे चाप लगाया। ठीक है, फिर कहेंगे उसी दूरी लेकर बी से भी एक चाप लगाया जो पहले चाप को सी तथा दूसरे चाप को डी बिंदु पर काटता है, नाम दे दिया। अब आप पटरी लेकर क्या करोगे, ऐसे आप पटरी रख लोगे, आपके पास पटरी होगी तो पटरी रख करके आप क्या करोगे, इसको 4 सेंटीमीटर की लंबाई खींच लोगे। ठीक है, ऐसे। अभी क्या होगा, एकदम मध्य में आएगा। क्या होगा, एकदम मध्य में आएगा, क्योंकि आप जब पटरी से खींचोगे और इसकी लंबाई क्या है, क्योंकि ये देखो पटरी कैसे रखोगे आप, इसको और इसको ऐसे मिलाते हुए रखोगे। ठीक है, लेकिन पार खींचना किसे है, सिर्फ यहां से ऊपर खींचना है। ठीक है, बोलोगे इसी बराबर 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया पटरी में। फिर क्या कर लोगे, बाद में ए सी तथा बी सी को मिलाया, फिर कहोगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक अभीष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। बच्चा लोग ध्यान देना, फिर से आप क्या करो, सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचोगे। फिर क्या करोगे, एक को केंद्र मानकर आप ए बी की आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप नीचे एक चाप ऊपर लगाओगे। फिर उसी दूरी से एक अन्य चाप लगाओगे जो पहले चाप को बी सी तथा डी बिंदु पर काटता है। ठीक, अब देखो, अब करना है कि आपको एक 4 सेंटीमीटर की दूरी लेना है, लेकिन पटरी आप यहां से यहां तक रखोगे और 4 सेंटीमीटर से ऊपर ही खींचोगे। ठीक, चाहे नीचे की चाहे जैसे बना लो। फिर जहां पे 4 सेंटीमीटर आपका पूरा होगा वहीं पे आप क्या कर, ए से सी को मिला दो, मतलब सी की नहीं कह सकते, हो सकता है कि मेरा जैसे 4 सेंटीमीटर यही पूरा हो जाए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां ही मिलाएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि सी पे ही मिलाएंगे, तो ये ई हो जाएगा, नाम दूसरा दे देंगे ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो और ये आपका खत्म हुआ। अब देखो पांचवा बचा है, पांचवा खंड, छठवां खंड और सातवां खंड, ये हम लोग अगले दिन करेंगे, अगले टॉपिक में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके साथ आपके सर सुजीत सर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद बच्चों आप सभी का।